जय हिंद साथियों, कहते हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो भी चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी अशोक या डी बिंदुसार। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी अशोक। तो टी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। जीवक वैद्य जो है वो किस वंश के काल में था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या हर्यक वंश। तो साथियों इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आप लोग 12th की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये परीक्षा के भी से देखा जाए तो हर हाल में 5 से 6 नंबर आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। और ये MCQ अगर हो जाता है सभी चैप्टर का तो आगे हम आपको 2 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन है वो भी करा देंगे। और किताब से जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो धीरे धीरे करके अगर आप कमेंट कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है। अभी इंसान से ही गलती होता है, तो हम भी अभी पढ़ा ही रहे हैं, थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। तो जो भी गलती होगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा, अगले वीडियो में हम आपको एकदम सुधार देंगे। और जो भी कमी लगे आपको कि लगे कि इसमें कोई कमी है तो हम उस कमी को पूरा करेंगे, आपको अपना 100% देने का कोशिश करेंगे। और आप चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग एकदम फारू रिजल्ट लाए। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है साथियों, ये आप लोग को पता होगा कि वेदों की संख्या जो है, वेदों की संख्या वो 4 है। तो ए नंबर क्वेश्चन एकदम राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है साथियों देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क का जो एक राजा था उसका राज्यारोहण कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है 44, बी 78, सी 88 या डी 98। तो साथियों इसका ए जो होगा ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा राक्षस की जो रचना है वो किसने की थी। मेगास्थनी, एडम स्मिथ, विशाखा दत्त या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस की जो रचना है वो विशाखा दत्त ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। कलिंग जो युद्ध है तो वो युद्ध कब हुआ था? 280, 285, 261 या 290। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौन थे। तो साथियों ये आप लोग को पता होगा, कमेंट में बताइएगा। वेद व्यास, वाल्मीकि, मेगास्थनी या कौटिल्य। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कौटिल्य। अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौटिल्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो है वो किस वंश का शासक था? पाल वंश, नंद वंश, मौर्य वंश या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे और काफी अच्छे शासक थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि अपने शासन काल में काफी अच्छा शासन व्यवस्था चला है, जिनमें गरीबों को भूखा रहने की, जो गरीब थे इनके पास आते थे वो किसी को नाराज नहीं करते थे, अपने शासन व्यवस्था में सबको खुश रखने की कोशिश करते थे। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या है। तो साथियों भारत की जो सबसे प्राचीनतम लिपि है वो प्राकृत, पाली, ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। भारत की जो है सबसे प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी। विश्व में जो पाई जाने वाली वह पहली धातु क्या थी? ए तांबा, बी लोहा, सी टीन या डी चांदी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तांबा। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो 11वां प्रश्न कह रहा है कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। शक संवत की जो शुरुआत है ए 76, बी 78, सी 80 या डी 82। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 78 ईस्वी से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखते हैं ताम्रलिप्त
बंदरगाह कहाँ स्थित है? ताम्रलिप्त बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओडिशा, महाराष्ट्र, बंगाल या केरल? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बंगाल। ताम्रलिप्त जो बंगाल बंदरगाह है साथियों वो बंगाल में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य जो थे वो किस विश्वविद्यालय में अपना शिक्षा ग्रहण किए थे? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य ने अपनी शिक्षा अध्ययन की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है साथियों कहाँ थी? ए गंधार में, बी मगध में, सी पांचाल में या डी अंग में? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मगध में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की जो प्राचीन राजधानी है साथियों वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, गया या वैशाली? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राजगिरी। राजगिरी जो है इसकी मगध की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ये आप लोगों को भी पता होगा। अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? तो साथियों डी इज द राइट आंसर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। दो कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो थे वो किसके समकालीन थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या समुद्रगुप्त? तो साथियों कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो धर्म विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के किस शिलालेख में है? तो 12वें, 13वें, 14वें या 15वें? तो साथियों बी 13वें। धर्म विजय का जो उल्लेख है वो 13वें में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि तक्षशिला जो है वह किस राज्य में स्थित है? तक्षशिला जो है वो किस राज्य में स्थित है? 19 नंबर। ए अंग, बी मगध, सी मल्ल राज्य या डी गांधार? तो तक्षशिला जो साथी है वो डी गांधार राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध किस वंश से था? नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, बृहदवंश? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बृहदवंश। तो जरासंध का जो संबंध था वो बृहदवंश से था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार जो थे एक शासक थे, उसका संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश या नंद वंश? तो बिंबिसार जो था साथियों उसका संबंध जो था वो हर्यक वंश से था। ये इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। तो साथियों कह रहा है अगला प्रश्न कि अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? अंग राज्य जो था वो बिहार के किस जिले में अवस्थित था? मुजफ्फरपुर, वैशाली, भागलपुर? तो साथियों सी भागलपुर। अंग राज्य जो था आधुनिक बिहार में वो भागलपुर में स्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक जो है वह कहाँ का रहने वाला था? ए बनारस, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला या डी राजगिरी? तो जीवक जो था साथियों वो डी राजगिरी का रहने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो जीवक के वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वैद्य की शिक्षा जो साथियों वो कहाँ से पाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। जीवक जो था वो तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का कहाँ प्रचार नहीं किया? जापान में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में या चीन में?
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहा जाता है। तो अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार ब्रिटेन में नहीं किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। तो साथियों अशोक के जो है अभी तक के 30, 35, 40 या 44। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 44। अशोक जो है उसके कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए थे, तो 44। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया। किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया। तो ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या डी कंदगुप्त। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी समुद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे कुमारगुप्त, हर्ष, हेनसांग, फाहियान। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, कुमारगुप्त, हर्ष, हेनसांग या फाहियान। तो साथियों इसका सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई। अर्थशास्त्र की जो रचना हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 3री शताब्दी ईसा या 2री शताब्दी। साथियों बी इज द राइट, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थशास्त्र की रचना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, 4, 5, 6 या 8। तो साथियों अर्थशास्त्र में जो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आप लोग को भी पता है कि भारतीय इतिहास का जो है वो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के यानी प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे अशोक, अकबर, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो साथियों इसका डी द राइट आंसर, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय थे उसके संस्थापक कुमारगुप्त थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचतंत्र की रचना किसने की। पंचतंत्र की रचना किसने की, आर्यभट्ट, विष्णु शर्मा, कालिदास या अशोक। तो साथियों बी इज द राइट आंसर, पंचतंत्र की रचना जो है विष्णु शर्मा ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान जो था चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक या विक्रमादित्य। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त के द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें। तो साथियों बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन शिलालेख में किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। आर्यभट्ट जो था वो कहाँ का वासी था। तो साथियों जो आप लोग को भी पता होगा पाटलिपुत्र, तक्षशिला, वैशाली या गया। तो आर्यभट्ट जो थे वो पाटलिपुत्र के वासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य उसके काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। तो कलिंग की जो राजधानी थी साथियों पाटलिपुत्र, तक्षशिला या तोसाली या गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो कलिंग की राजधानी थी साथियों वो थी तोसाली में थी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखते हैं अशोक किस वंश का शासक था।
अशोक जो है वह किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश, नंद वंश। तो साथियों अभी कुछ प्रश्न पहले आपको बताए थे, अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र जो है उसकी रचना कौन सी है? वो एक लेखक थे। अर्थशास्त्र, बृहद तथा मंजरी, मुद्रा राक्षस या कथा सरित सागर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद तथा मंजरी। क्षेमेंद्र जो थे उसकी रचना बृहद तथा मंजरी थे, तो बी इज द राइट आंसर। तो चलिए साथियों आज का यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या कमी है आप लोग बताइएगा, हम पूरा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं और अच्छे रहिएगा। जय हिंद साथियों।